एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। जिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। उनका परिवार शहर में सबसे अमीर परिवार था। जिया को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए खुद अपने हाथों से डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसके पिता अक्सर ही विदेश से उसके लिए अलग अलग तरह के खिलौने और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लाया करते थे। परंतु वो बिजी होने के कारण जिया के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें लाकर जिया को दे दिया करते थे ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जिया बेटा, ये देखो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड फ्लावर वाली फ्रॉक चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खास ये डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ऐसी फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तू है ही इतनी सुंदर, इसलिए तू जो कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा ही लगेगा। चल अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर शालिनी अपने ऑफिस चली जाती है। जिया के घर के थोड़ी ही दूरी पर पिंकी का घर था। पिंकी की माँ जिया के घर में नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि जिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसे हर चीज बस एक बार बोलने पर ही मिल जाती थी। इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड आ चुका था। वो अक्सर बाकी बच्चों को अपनी चीजें दिखा दिखा कर चिढ़ाया करती थी और अक्सर वो ऐसा पिंकी के साथ ही करती थी, क्योंकि पिंकी की माँ राधा उसे अपने साथ काम पर ले जाती थी। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक नया डिजाइनर फ्रॉक बनवाया है। ऐसा फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी ऐसी फ्रॉक पहनने के लिए तरसते हैं, पर मुझे तो बस एक बार बोलने की देर लगती है और फिर कुछ ही समय में मेरे लिए ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि पिंकी के अंदर अपनी माँ राधा के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो जिया से जलन करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। जिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु तुम्हें इस तरह अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें लोग दुआएं देंगे। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम बातें बना रही हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर सच्चाई मान लो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, जिस कारण तुम मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती। पिंकी जानती थी कि जिया को समझाना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी माँ के पास चली जाती है। पिंकी का व्यवहार जैसा घर पर था वैसा ही स्कूल में भी था। वो स्कूल में अपने नए नए खिलौने और ड्रेस लेकर जाती थी और बाकी बच्चों को उन्हें दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। रोहित, ये तुम जो न्यू टॉय कार देख रहे हो, ये मेरे पापा लंदन से लाए हैं। इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हाथ से नहीं बल्कि रिमोट से चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें टॉय कार का बहुत शौक है, इसलिए मैं ये कार तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। जिया, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? नहीं रोहित, मैं तो बस इसे तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। तुमने इसे हाथ लगाया और ये खराब हो गया तो? वो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया अक्सर ही अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी जिया के बिल्कुल विपरीत थी। वो बेशक गरीब थी, परंतु वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। क्या हो गया मीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आंख में 3 दिन से बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ और आंख दर्द के साथ मुझसे वो हो भी नहीं पा रहा। अगर मैंने होमवर्क टाइम पर नहीं दिया तो टीचर जरूर मुझे डांटेगी और मेरे नंबर भी काट लेगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्लास में चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ तुम मुझे अपना होमवर्क दे दो। इसी तरह अक्सर पिंकी दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगी।
माँ, मुझे एक ब्लू फ्रॉक चाहिए जिस पर व्हाइट फ्लावर लगे हों और वो आपके हाथों की बनी होनी चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। माँ ने तो मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या देने वाली हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे पता है, जब से मैंने तुझे उस लंदन वाले टॉय प्लेन की फोटो दिखाई है, तूने उसे लेने का मन बना लिया है। इसलिए मैंने उस टॉय प्लेन का ऑर्डर बुक कर दिया है और वो तेरे बर्थडे तक घर आ जाएगा। क्या पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? यहाँ दूसरी ओर पिंकी के घर में पिंकी के पिता उसे सुबह उठाते हुए कहते हैं, पिंकी बेटा, कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को देर से आता हूँ, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। इसी कारण मुझे तुझे इतनी सुबह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि तुझे अपने इस जन्मदिन पर क्या चाहिए। पापा, आपने मुझे सब कुछ दिला रखा है, लेकिन अगर जन्मदिन के तोहफे की बात है तो आप मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आइएगा। मेरी पहले वाली चप्पल टूट गई है। ठीक है बेटा। संयोग से पिंकी और जिया का बर्थडे एक ही दिन होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों का बर्थडे आ जाता है। पिंकी के घर पर उसके पिता और उसकी माँ उसे सुबह उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बेटी। भगवान तुझे वो हर खुशी दे जिसकी तू हकदार है। मेरी तरफ से भी मेरी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा। मैं पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार इसलिए ही करती हूँ ताकि आपके मुंह से ये शब्द सुन सकूं। यहाँ दूसरी ओर जिया जब उठती है तो देखती है कि घर पर उसकी माँ नहीं है। तभी जिया की एक नौकरानी हाथ में एक बक्सा लिए आती है और उस बक्से को जिया के हाथों में देते हुए कहती है, जिया बेटा, ये बक्सा मालकिन ने तुम्हें देने को कहा था। इसमें तुम्हारी बर्थडे की ड्रेस है और उन्होंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है। इसके बाद जिया अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? बेटा, मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और घर पर मैंने सारी तैयारियां करवा दी है। शाम से पहले तेरा बर्थडे केक तेरे टेबल पर होगा और सारी सजावट मैंने पहले से ही करवा रखी है और तेरे दोस्तों को भी इनविटेशन भेज दिया है। अरे बातों में तो मैं तुझे बर्थडे विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद जिया अपने पिता को फोन लगाती है। पापा, आप कहाँ हैं? आपने कहा था कि आप मेरे बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे। बेटा, यहाँ मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाया और अब मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, वो तुम तक आज ही पहुँच जाएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कहकर जिया के पिता कॉल काट देते हैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी की बनाई हुई ड्रेस पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है और ये मुझ पर कितनी जच रही है। अगर अभी मम्मी यहाँ होती तो मैं उन्हें गले लगाकर थैंक यू बोलती, पर कोई नहीं, शाम को तो वो आ ही जाएंगी। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, परंतु शालिनी घर नहीं आती। शाम को जिया के फ्रेंड गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू सो मच। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी आती ही होगी। जब वो आएंगी तब हम सब मिलकर केक काटेंगे। सब इंतजार करने लगते हैं, परंतु अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जिया के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, जिया, अब हमें बहुत देर हो रही है, हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर जिया के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। माँ, आप कहाँ हैं? अब तो रात होने वाली है, प्लीज घर आ जाइए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे अभी टाइम लगेगा। प्लीज तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है
और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। वो केक काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ राधा कहती है, पिंकी, तुम्हें जिया को भी यहाँ बुलाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद राधा और पिंकी जिया के घर जाते हैं। वो जिया को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिया एक कोने में बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया जिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद जिया पिंकी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं जिया, हो सकता है तुम्हारी मम्मी सच में बिजी हो। तुम चिंता मत करो, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैंने भी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ मेरे दोस्त आए हैं। तो मेरे साथ चलो, आज हम दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। पिंकी की ये बात सुनकर जिया का मन उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें अपनी चीज दिखा दिखा कर कितनी बार जलाने की कोशिश की और तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बनाया। इसके बाद भी तुम अपने बर्थडे में मुझे मेरा बर्थडे मनाने दे रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेगी। वहाँ सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पिंकी जिया को अपने घर ले जाती है और जिया और पिंकी मिलकर पिंकी का बर्थडे केक काटते हैं। इसके बाद राधा सभी बच्चों को घर पर बनी चाउमीन और खीर खिलाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिया को भी बहुत समय बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन के बाद से जिया अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देती है और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से पिंकी और जिया पक्की सहेलियां बन जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगती है। रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी। किसी गांव में राधा नाम की गरीब औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। राधा की बड़ी बेटी का नाम अकीरा था और छोटे बेटे का नाम युग था। बहुत साल पहले ही राधा के पति की मौत हो गई थी, क्योंकि उसका पति बहुत नशा करता था, जिसकी वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। राधा का पति सिलाई का काम करता था, इसलिए उसके पति ने सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। अपने पति के जाने के बाद राधा सिलाई का काम शुरू करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन राधा अपनी बेटी अकीरा से कहती है, अकीरा, मेरे पास बहुत सारे सिलाई के ऑर्डर है, इसलिए लगता है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। क्यों माँ, अंधेरा होने से पहले जितना काम हो सके करके घर आ जाना, फिर आप खाना कैसे खाओगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी अपने साथ खाना लेकर जा रही हूँ। अंधेरा होने के बाद खा लूंगी। अगर रात को थोड़ा टाइम बचा तो दुकान में ही सो जाऊंगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर बचे हैं, इसलिए सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन माँ, अचानक एक साथ आपके पास इतने सारे ऑर्डर कैसे आए? दरअसल व्यापारी की बेटी की शादी है, इसलिए उन्हीं के घर से बहुत सारा ऑर्डर आया है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं आपकी मदद करूँगी तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। नहीं अकीरा, तुम रात का खाना बना लेना, और युग अभी छोटा है, उसे घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तुम घर में अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं और युग तुरंत आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद राधा अपने दुकान पर चली जाती है। राधा के दुकान के सामने ही शिप्रा नाम की एक औरत की भी सिलाई की दुकान थी। शिप्रा राधा से बहुत जलती थी। राधा को देखकर शिप्रा खुद में बोलती है, पहले इसका पति और अब ये। जब से इन लोगों ने यहाँ अपनी सिलाई की दुकान खोली है, तब से मेरा काम ठप हो गया है। व्यापारी के घर का ऑर्डर मुझे मिलने वाला था, लेकिन इस भिखारी को मिल गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं रोड पर आ जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। शिप्रा कुछ देर तक कुछ सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जिस व्यापारी का ऑर्डर राधा के पास आया है, मैं आज रात को उसके घर से पैसे चोरी करूंगी और सारे पैसे राधा के दुकान पर रख दूंगी। इतना सोचकर शिप्रा आधी रात को चुपके से व्यापारी के घर जाती है और उसके घर से पैसे चोरी कर लेती है। शिप्रा चुपके से सारे पैसे राधा की दुकान पर रख देती है।
अगली सुबह व्यापारी की बीवी उठती है तो देखती है कि अलमारी से कुछ पैसे गायब है। व्यापारी की बीवी बहुत घबरा जाती है और व्यापारी के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, लगता है कल रात को किसी ने हमारी अलमारी से पैसे चोरी कर लिए हैं। वो सारे पैसे हमने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। अब क्या होगा जी? लेकिन हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर में चोरी कर ले? तभी वहाँ पर शिप्रा आ जाती है और बोलती है, माफ करना व्यापारी जी, आप दोनों की बातों के बीच आ रही हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? दरअसल मैं कल रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि राधा आपके घर की तरफ से बैग में कुछ भर कर ला रही थी। हो सकता है कि उसके बैग में आपके ही पैसे हो। एक बार आप दोनों को उसके दुकान में जाकर देखना चाहिए। व्यापारी और उसकी बीवी दोनों उसी वक्त राधा की दुकान पर जाते हैं। राधा ने रात भर काम किया था, जिसकी वजह से थक हार कर दुकान में ही सोई हुई थी। व्यापारी की बीवी कहती है, राधा, बहुत हो गया तेरा नाटक। क्या हुआ मालकिन? कल रात भर जगकर मैंने सिलाई की है, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। चुप कर, मुझे सब पता चल गया है कि रात भर जगकर तू कौन सा काम कर रही थी। आप इतने गुस्से में क्यों हो मालकिन? मैं कल रात को आपका ही ऑर्डर पूरा कर रही थी। ज्यादा भोली भाली बनने का नाटक मत कर। चल हट, मुझे तेरी दुकान की तलाशी लेनी है। नैना की ये बात सुनकर राधा हैरान रह जाती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी दुकान की तलाशी क्यों करना चाहती हो? देख राधा, सब कुछ सच सच बता दे, हम तुझे माफ कर देंगे। तूने रात को जो हमारे घर से पैसे चुराए हैं वो वापस कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर ठीक है, अगर तूने पैसे नहीं लिए हैं तो हम एक बार दुकान की तलाशी जरूर करेंगे। उसके बाद व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उसकी दुकान के कोने कोने की तलाशी करने लगते हैं। तभी नैना को एक बैग में पैसे मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे पैसे। ये सब देखकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि सारे पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप मेरे विश्वास कीजिए। नैना राधा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। एक नंबर की चोरनी है तू। एक तो चोरी की, ऊपर से मान भी नहीं रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चोरनी है। तभी व्यापारी पुलिस को फोन लगा देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस चोरी के आरोप में राधा को अपने साथ ले जाती है। शिप्रा अपने दुकान से ये सब देख रही होती है और बहुत खुश होती है। गांव की एक औरत राधा के बच्चों के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। बेटी, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर क्यों ले गई है? मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि तुम्हारी माँ ने व्यापारी के घर में चोरी की है। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, मुझे भी यही लगता है, लेकिन भगवान जाने ये सब क्यों हो रहा है। दोनों बच्चे रोते रोते पुलिस स्टेशन जाते हैं। अकीरा पुलिस वाले के सामने बहुत रोती है, जिसके बाद पुलिस वाला 10 मिनट के लिए दोनों बच्चों को अपनी माँ से मिलने के लिए इजाजत देता है। अकीरा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की होगी, फिर आपको जेल में क्यों रखा है? पता नहीं बेटी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी के पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं जल्द ही आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगी माँ। फिलहाल घर के खर्चे के लिए मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। उसके बाद दोनों बच्चे घर जाते हैं। अगली सुबह अकीरा काम के लिए मुखिया के घर जाती है। तभी मुखिया की बीवी गुस्से में कहती है, अरे क्या सोचकर आई है मेरे से काम मांगने? तुझे क्या लगता है मैं तुझे काम दे दूंगी? चोरनी की बेटी चोरनी ही होती है। मैं नहीं चाहती कि जैसे व्यापारी के घर में तेरी माँ ने चोरी की है वैसे तो मेरे घर में करे। चल निकल यहाँ से। अकीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे बैठ जाती है। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। ना ही मुझे कहीं काम मिल रहा है और ना ही मेरी माँ जेल से बाहर आ रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी वहाँ से गुजर रही रानी परी अकीरा की सारी बातें सुन लेती है। रानी परी अकीरा के पास जाती है और बोलती है, बच्ची, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रानी परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ सोने चांदी की 2 साड़ी प्रकट कर देती है। ये जादुई सोने और चांदी की साड़ी है।
सोने की साड़ी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और ये चांदी की साड़ी असली चोर को सबक सिखाएगी। यहाँ तक कि ये जादुई चांदी की साड़ी हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। अकीरा जादुई चांदी की साड़ी से कहती है, हे जादुई चांदी की साड़ी, मुझे उस इंसान के पास ले चलो जिसने व्यापारी के घर में चोरी की थी। उसके बाद जादुई चांदी की साड़ी अकीरा को शिप्रा के घर लेकर जाती है। वहाँ जाकर जादुई चांदी की साड़ी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और शिप्रा से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि व्यापारी के घर में तूने ही चोरी की थी। राधा को तूने जानबूझकर फंसाया है। मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तू अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा और अपना जुर्म कबूल कर, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। शिप्रा चुड़ैल से बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस शिप्रा को जेल के अंदर डाल देती है और राधा को जेल से बाहर निकाल देती है। नैना राधा के पास आती है और उससे कहती है, हमें माफ कर दो राधा, हमने उस औरत की बातों में आकर तुम पर शक किया और बिना बात के तुम्हें जेल भी भेज दिया। राधा व्यापारी और उसकी बीवी को माफ कर देती है। उसके बाद राधा और अकीरा जादुई चांदी की साड़ी और जादुई सोने की साड़ी लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर राधा जादुई सोने की साड़ी से बहुत सारे पैसे मांगती है और उन पैसों से अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ी सी दुकान बना लेती है। इस तरह रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और राधा अपने दोनों बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में सोनम नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। सोनम बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सोनम अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी, इसलिए सोनम के माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। सोनम के पिता एक कंपनी में जॉब करते थे, जिससे कि उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। सोनम भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोनम में एक कमी थी, वो था उसका काला रंग। सोनम दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और वो दिखने में जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। काले रंग की वजह से स्कूल में बहुत सारे बच्चे सोनम का मजाक बनाते थे। अरे देखना तो जरा इसको, कितनी काली है, हमारे पूरे स्कूल में इतना काला कोई नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में सब लोग गोरे ही हों। भगवान हर तरीके का इंसान बनाता है। देखो तो जरा, जितनी बुरी शक्ल है उतनी ही बुरी इसकी जुबान है। कितना बेकार बोलती है। सुन लड़की, पूरे स्कूल में सब तेरा मजाक बनाते हैं, समझी? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी या उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि कौन मेरा मजाक बना रहा है और कौन मेरी तारीफ कर रहा है। ऐसा बोलकर सोनम वहाँ से चली जाती है। इसी तरह सोनम के बारे में कई लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे, लेकिन सोनम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन इतवार को सोनम अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज संडे है, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है और आपके ऑफिस की भी छुट्टी है। क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलें? अरे वाह बेटी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आज हम घूमने चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपनी माँ से तो बात कर लो। फिर सोनम अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आज संडे को मेरी और पिताजी की छुट्टी है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। आप भी फटाफट घर के काम करके तैयार हो जाइए। आज हम सब घूमने चलेंगे। ठीक है बेटी, तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद सोनम नहा धोकर तैयार होने चली जाती है और सोनम की माँ भी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सोनम और उसकी माँ को हल्की सी खरोच आती है, परंतु सोनम के पिता की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है।
अजी आपको क्या हो गया? आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? उठिए ना, प्लीज उठिए। हाँ पापा, उठो ना प्लीज पापा, उठो ना। इस तरह सोनम और उसकी माँ खूब रोते हैं। फिर सोनम रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आज पिताजी को घूमने के लिए बोलती और ना ही ये सब होता। नहीं बेटी, इस तरह अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो दोनों खूब रोती हैं। उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। उस दिन से सोनम और उसकी माँ बहुत उदास उदास रहने लगती हैं। ज्यादा टेंशन लेने के कारण सोनम की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। इस कारण अब सारी जिम्मेदारियां सोनम पर ही आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। एक तरह से वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। तबीयत खराब होने के कारण सोनम की माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती थी। घर की जिम्मेदारियों को देखकर सोनम ने स्कूल जाना छोड़ दिया। गरीबी के कारण उनको समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। जो लोग पहले सोनम को सिर्फ कालेपन के लिए चिढ़ाते थे, अब वो लोग उसे उसकी गरीबी को लेकर भी चिढ़ाने लगे। सबकी बातें सुनकर सोनम भी हिम्मत हार चुकी थी। वो बहुत दुखी रहती थी। सोनम हमेशा यही सोचती थी कि इस कष्ट भरी जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी बीमार माँ के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, सोनम की माँ आराम कर रही थी और सोनम घर के कामों में लगी थी। तभी उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है, अरे बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। कुछ खाने को दे दो बेटी। देखो, मना मत करना। बुजुर्ग महिला की ये बात सुनकर सोनम ने उन्हें अंदर बुलाया। फिर वो अपनी रसोई घर में जाने लगी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाना था, जो कुछ देर में सोनम खाने वाली थी। अरे, ये तो बस मेरे हिस्से का खाना बचा है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी इस खाने की मुझसे ज्यादा इन काकी को जरूरत है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में इन्होंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सोचने के बाद सोनम के पास जितना खाना बचा होता है, वो वह खाना उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। वो बुजुर्ग महिला खुशी खुशी सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। मैं एक परी हूँ और अपना वेश बदलकर इधर आई हूँ। क्या दादी माँ, आप भी खाना खाकर बोरा गई हैं? परियां सिर्फ कहानी में ही होती हैं। असल जिंदगी में तो इंसान को अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। सोनम की ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ सच में एक परी का रूप ले लेती हैं। उन्हें देखकर सोनम तो हक्की बक्की रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ, चौंक गई ना? मैं सच में एक परी हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है। मैं वही सिंड्रेला हूँ जिसने अपने समय में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल दुखित नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। कैसा तोहफा सिंड्रेला परी? मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मेकअप किट लाई हूँ, जिसे लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारा रंग भी बहुत ही गोरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम उस मेकअप किट से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। इतना कहकर सिंड्रेला परी पायल को जादुई मेकअप किट देकर वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम की माँ भी उठ जाती है। फिर सोनम अपनी माँ को सिंड्रेला परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट के बारे में सारी बात बताती है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है बेटी। अब हम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से खा पाएंगे। हाँ माँ, और देखना आप भी जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद सोनम को याद आता है कि सिंड्रेला परी ने कहा था कि अगर वो उस मेकअप किट को लगाएगी तो उसका रंग भी गोरा हो जाएगा
और वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसके बाद सोनम तुरंत ही उस मेकअप किट को लगा लेती है और आईने के पास अपना चेहरा निहारने चली जाती है। और सच में जैसा सिंड्रेला परी ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ ही देर में सोनम का चेहरा एकदम गोरा हो जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, सिंड्रेला परी ने तो सच कहा था। इस मेकअप किट से तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसके बाद सोनम अपना गोरा रंग अपनी माँ को दिखाती है। वो सब देखकर सोनम की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब सोनम घर से बाहर जाती है तो सोनम के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेशमा था, वो सोनम को देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि अचानक से सोनम का रंग इतना गोरा कैसे हो गया। अरे सोनम, अचानक से तुम्हारा रंग इतना निखर कैसे गया? कोई जादुई चीज मिल गई है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमने मुझे बहुत सताया है ना, शायद इसलिए भगवान को मुझ पर तरस आ गया। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेशमा को सोनम की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है, ये सोनम की बच्ची मुझसे झूठ बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। बहुत घमंड आ गया है ना इसमें, इसका घमंड तो मैं चूर चूर करके रहूंगी। आज रात को ही इसके घर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर इसकी खूबसूरती के पीछे किस चीज का हाथ है। ये सब सोचकर रेशमा हंसने लगती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। अब तो जादुई मेकअप किट से सोनम जो कुछ मांगती थी वो सब पूरा हो जाता था और वो खूबसूरत भी हो गई थी। जादुई मेकअप किट ने तो सोनम की जिंदगी ही बदल दी थी। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। रात को सोनम इस बात से अनजान होकर कि आज रात रेशमा उसके घर में चोरी करने वाली है, वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। रात होते ही रेशमा चुपके से सोनम के घर में घुस जाती है और सीधा सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी माँ के साथ सो रही थी। रेशमा सोनम के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोनम की अलमारी खोलती है। उसमें उसे एक बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई मेकअप किट दिखाई देती है। वाओ, ये मेकअप किट तो बहुत खूबसूरत है। जरूर सोनम की खूबसूरती के पीछे इसी मेकअप किट का हाथ है, क्योंकि जब से अंकल जी की मृत्यु हुई है तब से इन लोगों को तो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। तो ये लोग इतनी अच्छी मेकअप किट कहाँ से खरीदेंगे? वाह रेशमा, कितना दिमाग है तुझमें। रेशमा उस जादुई मेकअप किट को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर जब अगली सुबह होती है तो सोनम अलमारी में अपनी मेकअप किट देखने जाती है, लेकिन उसे अपनी जादुई मेकअप किट नहीं दिखती। सोनम इस बात से बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा नहा धोकर जादुई मेकअप किट लगाती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई मेकअप किट लगाती है उसके पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली होने लगती है और वो पूरा शरीर खुजाने लगती है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। अरे, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, फिर अचानक से मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? कहीं ये सब इस मेकअप किट की वजह से तो नहीं हुआ है? अरे, ऐसे तो मैं खुजली करते करते मर जाऊंगी। रेशमा भागते हुए सोनम के घर जाती है। सोनम देखती है कि उसकी खोई हुई जादुई मेकअप किट रेशमा के हाथों में है। सोनम कुछ कहती इससे पहले ही रेशमा कहती है, मुझे माफ कर दो सोनम, प्लीज अपना मेकअप किट ले लो। जैसे ही मैंने तुम्हारा मेकअप किट लगाया मुझे जोरों की खुजली होने लगी। मैं आज के बाद तुम्हारे इस मेकअप किट से बहुत दूर रहूंगी। ऐसा कहकर रेशमा फौरन वो मेकअप किट सोनम को दे देती है और दौड़ती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। सोनम भी अब अपनी जादुई मेकअप किट पाकर खुश थी।